Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome to Saksham Scholar. I am Saksham Singh. आज से हम सतीश भार्गव की एमसीक्यू बुक सॉल्व करेंगे जो कि आपको थंबनेल में शो हो रही होगी। ये सेकंड एडिशन बुक है। इसकी हम बुक सॉल्यूशन सीरीज लाए हैं जिसका ये लेक्चर 1 है। इसमें हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ एरर भी दिए गए हैं जो कि हम उसको सॉल्व करते हुए भी करेक्ट करेंगे इसे हम। ये सारे रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे कि हमारे एमसीआर के पेपर होने वाले हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के, आरआरबी के, इन सब में इससे काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इसको हम आज से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर आपके पास ये बुक है तो आप भी ओपन कर लीजिए एंड देन इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन अपने फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अल्ट्रासाउंड वेव रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। अल्ट्रासाउंड वेव होती है, उसको ट्रेवल करने के लिए क्या रिक्वायर होता है? ऑप्शन ए है मीडियम, ऑप्शन बी है एयर, ऑप्शन सी है वैक्यूम, ऑप्शन डी है गैस। हमने देखा होगा कि जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसके प्रोब पर एक जेली का यूज करते हैं। वो जेली का यूज इसलिए करते हैं कि जो बॉडी और प्रोब के बीच में जो एयर होती है वो उसे खत्म करके एक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो मीडियम है वो हमारा करेक्ट होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉर एक्सरे टू ट्रेवल इट रिक्वायर। एक्सरे को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है नो मीडियम रिक्वायर्ड, बी प्रेजेंस ऑफ वाटर, सी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डी नन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, नो मीडियम रिक्वायर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। The particle of discrete bundle of energy released from electromagnetic spectrum is known as। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो एनर्जी डिस्क्रीट होती है, बंडल, जो हमारी एनर्जी होती है वो बंडल के फॉर्म में होती है, पैकेट के फॉर्म में। तो जो डिस्क्रीट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जान लेते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये हमारे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहले जैसे हमारी कॉस्मिक रे आती है, फिर गामा रे आती है, एक्स रे आ गई, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, इंफ्रारेड, ऐसे माइक्रोवेव, रेडार, ऐसे डिवाइड होते हैं। जब हम कॉस्मिक रे से इंफ्रारेड की तरफ जाते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, और जब हम कॉस्मिक रे से इंफ्रारेड की तरफ आते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो पैकेट के रूप में जो एनर्जी निकलती है उसे हम फोटॉन कहते हैं या फिर क्वांटम कहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्वांटम, बी रेडिएशन, सी एंगस्ट्रॉम एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फोटॉन दिया नहीं है तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्वांटम हो जाएगा। एंड देन इसकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इसकी होती है एच न्यू, और ये हमारा पैकेट के फॉर्म में होता है। अब हम क्वेश्चन 4 पर आते हैं। 4 कह रहा है द प्रोटॉन आर, फिर ब्लैंक है, चार्ज पार्टिकल। पूछ रहा है प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है? ऑप्शन ए है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी है न्यूट्रल एंड डी है नन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम टाइम इस पर नहीं वेस्ट करेंगे। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव किसके पास होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन के पास। एंड न्यूट्रल किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर ब्लैंक चार्ज पार्टिकल। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास हमारा निगेटिव चार्ज होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है किलो वोल्टेज, थर्ड सी है मिली एम्पियर एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट विच हैज। जो आइसोटोप्स एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या होता है? ऑप्शन ए है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऑप्शन बी है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, एंड सी है ऑप्शन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड डी नन ऑफ द अबव।
तो हमने पढ़ा होगा जो आइसोटोप्स होता है हमारे पास, उनके पास सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर तो उनका सेम होता है बट मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी में जो दे रखा है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ये हमारा आइसोबार का होता है। अब हम क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा सेम है, आइसोबार आर सेम एलिमेंट दोज एलिमेंट विच हैव। अब इसमें वही क्वेश्चन कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। इसका हमारा क्वेश्चन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब हम इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा कह रहा है एक्सरे बीम व्हेन फॉल ऑन द बॉडी एक्ट एज। जो हमारी एक्सरे बीम होती है जब वो बॉडी पे हमारे पड़ती है तो वो कैसा रिएक्शन शो करती है, क्या शो करती है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है रिफ्लेक्टेड, क्या वो रिफ्लेक्ट होती है। ऑप्शन बी एब्जॉर्ब, क्या वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑप्शन सी ट्रांसमिटेड, क्या वो ट्रांसमिट कर जाती है, पार कर जाती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एवर। तो हमने ये पढ़ा होगा कि जो हमारी एक्सरे बीम होती है वो पेशेंट के बॉडी पे पड़ती है तो एब्जॉर्ब भी होती है, कुछ ट्रांसमिट भी होती है और कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है। तो इसमें हमारे ये तीनों करेक्ट होंगे, तो इसमें हम ऑल ऑफ एवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्सरे बीम इनविजिबल द प्रेजेंस कैन बी डिटेक्ट बाय देयर। कि एक्सरे जो एक्सरेज होती हैं हमारी वो इनविजिबल होती है, उनको हम उसकी प्रेजेंस हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक्सरे बीम है या नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इफेक्ट ऑन रेडियोग्राफिक फिल्म, रेडियोग्राफिक फिल्म पे इफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑन फ्लोरोसेंट स्किन पे इफेक्ट करती है। एबिलिटी टू आयोनाइज द एयर, इसको एयर में आयोनाइजिंग होने की इसकी एबिलिटी होती है। एनी ऑफ द एवर, इनमें से कोई भी। तो हमने पढ़ा होगा कि ये जो हमारे ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों चीज एक्सरे के पास होती हैं कि ये रेडियोग्राफिक फिल्म पे इफेक्ट डालती है, फ्लोरोसेंट स्किन पे इफेक्ट डालती है और ये एयर में आयोनाइज हो जाती है। तो उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसमें मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है वाट, बी है अर्थ, सी है वोल्ट एंड डी है एम्पियर। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है, आई से इसे हम डिनोट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज मेजर्ड इन। इलेक्ट्रिक प्रेशर किस में मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है वाट, बी है वोल्ट, सी है ओम एंड डी है फैराडे। तो हमें पता होगा कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, जिसमें टफ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, स्किप करते हैं सब हम। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन। जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसे किसमें मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है ओम, बी है एम्पियर, सी है अर्थ, डी है फैराडे। तो इसमें हमें पता होगा कि जो ओम होता है उसमें हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ओम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 14। द मैटर विच कन्वर्ट वन एनर्जी टू एन अदर एनर्जी। इसमें से कौन सा मैटर है जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 पीबी यानी लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, इसे हम पीजेटी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम टंगस्टेट। ऑप्शन डी है जिंक कैडमियम सल्फाइड एंड ऑप्शन डी है बेरियम सल्फाइड। तो इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है क्या, ये यूएसजी ट्रांसड्यूसर है। ये करता क्या है कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल सिग्नल में, सॉरी मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में इसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द डिवाइस विच कन्वर्ट वन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू अनदर इज नोन एज। ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो
एसी करंट को, अल्टरनेट करंट को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंज करती है। ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी है एक्सेट्यूब, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है किनोट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर दे रखा है, ये हमें पता है कि ये क्या करता है, ये एसी से डीसी में चेंज करता है, ये हमारा होगा नहीं। एक्सेट्यूब दिया है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेट्यूब का वर्क क्या होता है, ये एक्सरे जनरेट करता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा होगा कि ये अल्टरनेट करंट की वैल्यू को डिक्रीज और इंक्रीज करता है, मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंज करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी किनोट्रॉन, ये आप कमेंट में बताइएगा ये क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज्ड इन बेसिक एक्सरे यूनिट आर। जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, कौन कौन से ट्रांसफार्मर हमारे एक्सरे यूनिट में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड डी है ऑल एबव। तो हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, तो ये हम जानते हैं कि ये तीनों तरह के ट्रांसफार्मर एक्सरेज में यूज किए जाते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे कि कौन से ट्रांसफार्मर किस में यूज किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ एबव। सॉरी 16 था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अ ट्रांसफार्मर विच हैज मोर टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल देन इन प्राइमरी इज सेड टू बी। कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है किससे, प्राइमरी कॉइल से। जब हम सबसे पहले तो हम ट्रांसफार्मर पे डिस्कस करते हैं। जब हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो रुक जाइए, हम एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कि एक पहले हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें कोर होते हैं, ये साइड साइड के जो दे रखे हैं कोर, और एक इसमें कॉइल की बाइंडिंग होती है, ऐसे बोथ साइड कॉइल की बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब जो फर्स्ट होती है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, ठीक है, और जो सेकंड होती है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल से। ये हमने पढ़ा होगा कि अगर सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। मतलब क्या है कि ये जो हमारी अल्टरनेट करंट आ रहा है उसकी वैल्यू को ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम फिर से आते हैं। अ ट्रांसफार्मर विच हैज मोर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल देन इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल से, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है स्टेप अप, बी स्टेप डाउन, सी ऑटो, डी नन ऑफ एबव। तो ये कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो कम होता है सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होता है, लेकिन करंट इसके अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा कि सेकेंडरी में करंट कम होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगा। वोल्टेज और करंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली रिलेशन शो करते हैं ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द प्रोसेस बाय विच AC इज कन्वर्ट टू DC इज नोन एज। ऐसे किस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें AC करंट को DC में चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेक्टिफिकेशन, बी जनरेटर, सी थर्मोनिक एमिशन, एंड डी ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा था कि रेक्टिफायर पढ़ा था इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। रेक्टिफायर का वर्क क्या होता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर का वर्क हुआ कि वो AC को किस में कन्वर्ट करता है, DC में, ठीक है। और इस कन्वर्ट करने को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब रेक्टिफिकेशन क्या हुआ, कन्वर्ट AC टू DC। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। With the filament current, temperature of filament increase resulting in liberation of electron by a process known as।
कह रहा है कि फिलामेंट करंट के साथ टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट को इंक्रीज करने से जो लिब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रखा है, दिया है फ्लोरोसेंट, ऑप्शन बी है फोटो इमिशन, ऑप्शन सी है थर्मोनिक इमिशन, ऑप्शन डी है लाइट इमिशन। तो हमें पता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं फिलामेंट को करंट देने पे, तो यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसको हम थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी थर्मोनिक इमिशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड इज चेंज रैपिडली इन, किसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रैपिडली चेंज होता है। ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट करंट, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन सी इंड्यूस्ड करंट और डी पल्सेटिंग करंट। हमने पढ़ा होगा जो हमारा एसी करंट होता है वो हमारा साइन सी के कर्व में होता है, ऐसे होता है, इसीलिए इसको हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। ये अल्टरनेट अपने डायरेक्शन को ये चेंज करता है, ये हमारा एसी करंट होता है। और जो हमारा ये डीसी होता है उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डायरेक्ट करंट हो जाएगा, क्योंकि ये ही रैपिडली डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21। द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर ड्यू टू, अभी हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो उसी से क्वेश्चन है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होता है वो किस किस रीजन से होता है। ऑप्शन ए दे रखा है केबल लॉस, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस, ऑप्शन डी एडी करंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो जो हमारी ये तीनों कंडीशन दी हुई है, इन तीनों की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होता है। अब ये जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे केबल लॉस किस कंडीशन में होता है, हिस्टेरिसिस कब होता है और एडी करंट लॉस कब होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल एबव, इन तीनों कंडीशन में हमारा पावर लॉस होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर कॉस्ट थ्रू द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ट्रांसफार्मर कौन सा पावर लॉस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस की वजह से मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में पावर लॉस होता है, ये हिस्टेरिसिस रीजन है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23। रेक्टिफिकेशन मीन चेंज, ऑप्शन ए है चेंज एसी टू डीसी, ऑप्शन बी है इंक्रीज द वोल्टेज, ऑप्शन सी है डिक्रीज द वोल्टेज डिक्रीज द करंट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। अब रेक्टिफिकेशन अभी हमने पढ़ा था, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, जो एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, ये हमारा रेक्टिफिकेशन है। और जो डिवाइस होती है उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। फुल वेव रेक्टिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 डायोड वाल्व इन ब्रिज फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी 2 डायोड वाल्व इन ब्रिज फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी 2 डायोड वाल्व विथ एक्स्ट्रा ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ये कह रहा है जो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं उन वो क्या कंसिस्ट करते हैं। उनके अंदर 4 डायोड वाल्व पाई जाती है, 2 डायोड वाल्व या 2 डायोड वाल्व विथ एक्स्ट्रा ट्यूब या नन ऑफ एवर। तो हमने पढ़ा होगा कि जो हमारी फुल वेव रेक्टिफायर होती है उनमें 4 डायोड होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिडक्शन ऑफ द एक्सपोजर टाइम, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सरे इन बोथ हाफ साइकिल एंड हाई ट्यूब रेटिंग आर द फीचर ऑफ। कि एक्सपोजर टाइम का कम होना और दोनों हाफ यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सरे इन बोथ हाफ साइकिल, एक्सरे का दोनों साइकिल में यूटिलाइज होना, ट्यूब रेटिंग का हाई होना, ये सब किसके फीचर्स हैं। ऑप्शन नंबर ए है फुल वेव रेक्टिफिकेशन,
ऑप्शन बी है हाल्फ वेव रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन सी है सेल्फ वेव रेक्टिफिकेशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो ये जो सेल्फ वेव रेक्टिफिकेशन है इसको हम ऑटो रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन के ही टारगेट थे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेक्चर 2 पे 25 के आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको इसमें किसी भी आंसर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्षम स्कॉलर के नाम से, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। आप उसमें क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकते हैं, वो उसकी चैट बॉक्स ओपन रहेगी और इसकी पीपीटी भी मैं उसी पे प्रोवाइड कर दूंगा। देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर 2 आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।